गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपके फिर से पॉलिटिकल साइंस +1 आर्ट की क्लास शुरू कर रहे हैं। जो कल लेसन आपको पढ़ाया गया था, थर्ड लेसन चुनाव और प्रतिनिधित्व, उसके लगभग 50% पॉइंट कल क्लियर हो गए थे। कुछ जो बचे हुए पॉइंट हैं लगभग 40-50%, वो आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो कल कराए थे हमने यहाँ तक कार्यात्मक प्रतिनिधित्व प्रणाली तक। आज शुरू करते हैं यहाँ गुप्त मतदान का अर्थ क्या होता है। गुप्त मतदान का अर्थ होता है कि आप कभी किसी अपने दादा दादी या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे चलने फिरने में समस्या हो, उसको जब आप लेकर जाते हो तो अंदर एक माहौल देखते हैं, या फिर कभी वीडियो वगैरह में देखना जो पिक वगैरह आती है चुनाव के टाइम में, उसमें एक जो ईवीएम मशीन होती है उसका एक केबिन सा अलग बना दिया जाता है जिसमें मशीन रखी होती है, और जो मतदाता जाता है वो किसी भी उम्मीदवार के मत डालने के लिए बटन दबाता है, लेकिन वहाँ आसपास किसी भी व्यक्ति को नहीं रहने देते हैं। और मतदाता के अलावा किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं होता है कि इस मतदाता ने किस उम्मीदवार के पक्ष में अपना मत दिया। तो इस तरीके से एक केबिन बनाकर जो मतदान का प्रयोग किया जाता है, या फिर कह सकते हो कि किसी दूसरे व्यक्ति को ये पता न लग पाना कि इस व्यक्ति ने कि स्पष्ट दिखाई न देता हो जिससे कि इस व्यक्ति ने किसका मत दिया है, उस चीज़ को गुप्त मतदान प्रणाली कहते हैं। तो ये आपका गुप्त मतदान प्रणाली का पॉइंट था। अब आ जाता है चुनाव आयोग की रचना, कि चुनाव आयोग की रचना क्या है, कैसे है, तो उस चीज़ को लेते हैं। जो चुनाव आयोग का है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद कह सकते हो कि 324 में उसका जिक्र किया गया है, और उसी के आधार पर उसमें पहले कह सकते हो कि एकल प्रणाली थी, कह सकते हो एक सदस्यीय प्रणाली थी। बाद में इसको बहुसदस्यीय प्रणाली बनाया गया, संस्थाप बनाया गया कह सकते हो। पहले एक ही चुनाव आयुक्त होता था, बाद में इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त अब होते हैं वर्तमान समय में, जिनकी नियुक्ति कह सकते हो कि आप राष्ट्रपति करता है मुख्य चुनाव आयुक्त की, और जो बाकी अन्य चुनाव आयुक्त है उनके भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बस ये उसमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव पहले हो जाता है उसकी सलाह ज़रूर ले लेता है, उसकी सलाह पर उनका नियुक्त करता है। अब इनका ये आ जाता है कि भाई इनका कार्यकाल वगैरह क्या होता है, कैसे होता है। जो चुनाव आयोग के सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, कहने का मतलब कि या तो उनकी नियुक्ति को 6 साल हो गए हों, या फिर उनकी जो उम्र है, एज है, वो 65 से हो गई हो, तो उस टाइम उनके कह सकते हो कि रिटायरमेंट हो जाते हैं। 65 पे तो रिटायरमेंट ही हो जाते हैं, और अगर पहले 65 के नहीं हुए हैं और 6 साल उसके कार्यकाल को पूरा हो गया है तो वो अपने कार्यकाल से हट जाते हैं, उनकी जगह दूसरे व्यक्ति को चुन लिया जाता है। अब इनको हटाने की प्रक्रिया भी बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर इनको हटाया जाता है तो कह सकते हो कि राष्ट्रपति के बारे में आपने सुना होगा कि महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वो भी राष्ट्रपति है, ये भी, और जो ये चुनाव आयोग के सदस्य हैं ये भी, इनको महाभियोग वगैरह जो कह सकते हो कि बड़ी ही डिफ़िकल्ट प्रक्रिया है, उसके द्वारा इनको हटाया जाता है। अब बात आ जाती है कि चुनाव आयोग का मुख्यालय जो आ जाता है वो दिल्ली में है। और वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा, जो 2021 तक रहेंगे। और उसके अलावा जो अन्य चुनाव आयुक्त है वो एक अशोक लावसा वगैरह करके है, और एक और है जो चंद्र वगैरह का नाम, उसके लास्ट में चंद्र वगैरह लगा हुआ है। तो ये 3 सदस्य हैं वर्तमान समय में। और इसके अब आ जाते हैं, इसकी रचना हो चुकी है, अब इसके कार्य लेते हैं। अभी चुनाव आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं।
चुनाव आयोग के जो कार्य हैं, ये कह सकते हो कि जो चुनाव के समय में जो भी कार्रवाई की जाती है, ये सारा काम चुनाव आयोग का होता है। जैसे मैंने थोड़ा इसको 1-2 पॉइंट आपको नोट डाउन किए हैं समझाने के लिए। जैसे चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, मतदाता सूची तैयार करना, आगे इसमें जो चुनाव चिन्ह प्रदान करना, निष्पक्ष चुनाव करवाना, ये सारी जिम्मेदारी कह सकते हो कि चुनाव आयोग की रहती है। अगर जो चुनाव आयोग में ये सरकारी साधनों का दुरुपयोग करते हैं तो उसके खिलाफ कह सकते हो कि चुनाव आयोग कार्रवाई करता है। अभी ये कर्नाटक का या केरल का इस तरीके की वहाँ पर कार्य थी 2019 की 17वीं लोकसभा चुनाव में। उसमें करीब एक जो उम्मीदवार था उसकी गाड़ी थी या उसके रिलेटिव से थे उस सीट के क्षेत्र में, कहने का मतलब 11 करोड़ रुपए के नकदी बरामद हुई थी, जिसके कारण से वहाँ पर उस चुनाव क्षेत्र का चुनाव ही रद्द कर दिया था चुनाव आयोग द्वारा, क्योंकि वहाँ पर भ्रष्टाचार की संभावना ज़्यादा थी कि जब 11 करोड़ रुपए गाड़ी में कैश घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में लोगों को बांटने के लिए इस तरीके से इस मकसद से लिए गए हैं। तो उस आधार पर उस चुनाव क्षेत्र का चुनाव ही रद्द कर दिया गया था। तो जब इस तरीके की कोई कार्रवाई होती है तो उस पर कह सकते हो कि चुनाव आयोग कार्रवाई करता है। एक आचार संहिता लगी होती है। आचार संहिता का यही होता है कि सरकारी साधनों का दुरुपयोग नहीं होगा। पशु वगैरह का, जब ये नेता वगैरह एक दूसरे अपने दौरे करते रहते हैं वोट मांगने के लिए, तो ये किसी पशु वगैरह का प्रयोग करते हैं तो भी इनको कह सकते हो आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है और इनको कुछ 2-4 दिन के लिए प्रचार बैन कर दिया जाता है। यहाँ तक कि कुछ गलत अगर बयानबाजी कर देते हैं किसी भी धर्म के आधार पर या किसी विशेष समुदाय के इस तरीके के अगर कोई बयानबाजी करते हैं तो उस पर भी कुछ टाइम के लिए चुनाव प्रचार वगैरह के रोक दिया। और ज़्यादा ही कोई संगीन अपराध किया जाता है तो उसका चुनाव नामांकन जो है उसका रद्द कर दिया जाता है, उसका ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये जो चुनाव क्या आता है कि भाई इस तरीके के जो कार्य हैं तो ये हैं। सबसे पहले तो यही था कि भाई चुनाव निष्पक्ष करवाया जाए, फिर भ्रष्टाचारी को रोकें, पैसे वगैरह का लेन देन ना हो, ये चुनाव आयोग के कार्य हैं। सूची तैयार करना, जो मतदाताओं की सूची हर बार कुछ जो युवा 18 साल पूरी करते हैं, हर 5 साल में चुनाव होते हैं तो 5 साल में काफ़ी संख्या में युवाओं के नए वोटिंग कार्ड बनाए जाते हैं, उनकी दोबारा से सूची तैयार की जाती है। तो उस तरीके से इन सूची को तैयार करने का काम है वो भी चुनाव आयोग करता है। और जो राष्ट्रपति वगैरह का, लोकसभा विधानसभा, इनको कह सकते हो कि हिंसक तरीके से बचाने के लिए, शांति तरीके से चुनाव करने के लिए भी ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि किस तरीके से आप शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवा सकते हो। चुनाव की जो तिथि वगैरह है, कितने चरण में करवाने हैं, ये सारे काम चुनाव आयोग के होते हैं। और जो चुनावी तंत्र कर्मचारी हैं उन पर भी नियंत्रण स्थापित करना होता है कि जो ड्यूटी वगैरह लगाई जाती है चुनाव में वो सारी चुनाव आयोग के द्वारा लगाई जाती है। तो ये तो थे चुनाव आयोग के कार्य। अब आ जाता है और एक इसमें मैंने ये भी कहा था दल वगैरह, ये चुनाव आयोग ही निर्धारित करता है कि किस दल को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी जाएगी और किस दल को क्षेत्रीय राजनीतिक दल की मान्यता दी जाएगी। कहने का मतलब कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल की मान्यता स्टेट लेवल पे आप चुनाव लड़ सकते हो, जबकि सेंट्रल लेवल के जो राजनीतिक दल हैं वो पूरे देश में चुनाव लड़ सकते हैं। अभी जो सेंट्रल लेवल पर चुनाव लड़ने वाली पार्टियां हैं वो कह सकते हो कि 7 हैं और इस तरीके के जो क्षेत्रीय चुनाव में वो तो करीब 52 से अबाउ है। तो इस तरीके से ये तो थे आपके चुनाव आयोग के कार्य। अब आते हैं कि चुनाव आयोग की प्रणाली के क्या क्या दोष हैं, क्या विशेषता हैं, वो चीज़ें हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं कि भाई भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषता। भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषता में जो मैं ये चीज़ें आपको पॉइंट क्लियर कर चुका हूँ, केवल अब आपको पॉइंट जिक्र करते चलूँगा, थोड़ा जो डिफ़िकल्ट है उनको बताते चलूँगा। व्यस्क मताधिकार प्रणाली को अपनाया गया है भारतीय चुनाव प्रणाली में। व्यस्क मताधिकार बताया था कि
पिछली वीडियो में बताया था कि 18 वर्ष जिसकी आयु पूरी हो जाती है उसको चुनाव देने का या कह सकते हो मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। एक ये प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को भारतीय चुनाव प्रणाली में अपनाया गया है। संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ये कुछ आपको अजीब लग रहा होगा। संयुक्त चुनाव क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र का मतलब है कि विभिन्न धर्म के, विभिन्न जाति के लोग जब एक विशेष समुदाय में रहते हैं, किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, तो ये नहीं है कि किसी के भेदभाव किया जाएगा। सभी को संयुक्त रूप से, सभी को मिलकर कोई भी अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया जाता है। तो ये संयुक्त निर्वाचन प्रणाली है। गुप्त मतदान का एक्सप्लेन हो चुका है, ये भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषता है। एक सदस्य चुनाव क्षेत्र भी, एक चुनाव क्षेत्र से एक ही उम्मीदवार चुना जाएगा। स्थानों का आरक्षण आ जाता है, ये आपका SC ST एक्ट के तहत है। इसमें रिजर्व स्थान कैटेगरी आ जाती है कि किसी सीट पर जनरल उम्मीदवार, जनरल में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जो आरक्षित कर दी जाती हैं, अगर फीमेल के लिए कर दी जाती है तो वहाँ केवल फीमेल ही चुनाव लड़ सकती हैं। या फिर अगर कह सकते हो कि अल्पसंख्यक के आधार पर SC वगैरह की सीट कर दी जाती है तो वहाँ पर केवल SC कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो चुनाव फिक्स होते हैं, ये भी एक भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषता है कि ये स्थान रिजर्व है, ये जनरल है। नेक्स्ट आपका अभी जैसे 7वां है चुनाव परिणाम साधारण बहुमत के आधार पर। कहने का मतलब कि इसमें कोई इस तरीके से नहीं कि भाई पहले दूसरे स्थान पर। कहने का मतलब एक चुनाव क्षेत्र में मान लीजिए 5 व्यक्ति, 3 व्यक्ति खड़े हैं, प्रतिनिधि खड़े हैं, उम्मीदवार हैं। अगर जो सबसे ज़्यादा लेता है वही जीता माना जाता है, वही प्रतिनिधि चुना जाता है। तो एक साधारण सी बहुमत प्रणाली है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषता। भारतीय चुनाव प्रणाली की जो विशेषता में भी मैंने 2-3 पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की है। विशेषता ये थी, यहाँ कमियाँ का जिक्र करूँगा मैं कि भारतीय चुनाव प्रणाली में क्या क्या कुछ कमियाँ हैं और इन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। तो जो भारतीय चुनाव प्रणाली जो हैं, इसकी जैसे धन की भूमिका कि जितने भी अब चुनाव होते जा रहे हैं उनमें एक से बढ़कर एक धन की अधिक भूमिका बढ़ती जा रही है। जैसे अभी मैंने आपको जिक्र किया था कि केरल कर्नाटक का चुनाव क्षेत्र था लोकसभा का, 17 लोकसभा का, जहाँ पर 11 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए थे गाड़ी से। तो वहाँ ये किसी न किसी लोगों को बांटने के लिए या इस तरीके से वोटों को ख़रीदने के लिए ये यूज करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही इनका पर्दाफाश वगैरह हो गया और इस तरीके से उनमें चुनाव क्षेत्र ही नहीं हो सका उस सीट पर। और जो है कि भाई जो जाति और धर्म के आधार पर जो नाम पर वोट मांगते हैं, इस तरीके के ये भी एक है कि इस आधार पर भी आप कह सकते हो कि चुनाव आयोग की भारतीय चुनाव प्रणाली की कमियां हैं, क्योंकि लोगों को गुमराह करते हैं और उनको भड़काते वगैरह हैं। इस तरीके से भी चुनाव प्रणाली को हस्तक्षेप करते हैं, कह सकते हो प्रभावित करते हैं चुनावों को। और जो आचार संहिता लगती है उसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई किसी भी पद पर है, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद वो एक आम नागरिक का जीवन पे आ जाता है, उसके कोई अधिकार वगैरह जो जिस पद पर था वो सारे अधिकार ख़त्म हो जाते हैं। तो वो जिस डिपार्टमेंट में है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह में, वहाँ के वो संसाधनों का जो अधिकार, उन संसाधनों का भी प्रयोग नहीं कर सकता, गाड़ी वगैरह का उनको अपने चुनाव प्रचार वगैरह में नहीं कर सकता, लेकिन लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। तो ये कमियां हैं। मान लीजिए कोई किसी भी डिपार्टमेंट में है और वो उसमें रहते रहते दोबारा चुनाव होता है तो वो उन गाड़ियों का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर इस तरीके की कार्रवाई की जाती है, अगर सबूत मिलते हैं, कार्रवाई की जाती है, तो उन आचार संहिता का उल्लंघन के रूप में उनको दंडित किया जाता है। और जो ये बढ़ती जैसे घुसपैठ वगैरह की कह सकते हो कि अपराधियों की घुसपैठ वगैरह की, अभी एक दिन मैं डाटा देख रहा था तो लगभग जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा हैं, लोकसभा में से 50% से भी ऊपर ऐसे सांसद चुने गए हैं जिनके ऊपर किसी न किसी तरीके का कोई ना कोई मुकदमा चल रहा है। तो ये कह सकते हो आपराधिक प्रवृत्तियों की घुसपैठ ही हो गई। जिनके वो जो हमारे सरकार चलाने वाले सांसद जो चुने गए हैं वो पहले ही इसमें सम्मिलित हैं, उनके ऊपर पहले ही कोई आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, किसी पर मर्डर का चल रहा है, किसी का धोखाधड़ी का, घोटाले का, इस तरीके के मुकदमे चल रहे हैं।
तो वो पहले क्या, जब वो खुद ही भ्रष्ट हैं तो क्या सरकार को किस तरीके से हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो सरकार को अच्छे से संचालन करेंगे। सत्ता मिलने के बाद तो और अधिक दुरुपयोग करेंगे इस क्षेत्र में। तो इस तरीके की ये कमियां हैं, इनको चीज़ों को इन्हीं का आ जाता है कि भाई इनको रोकना चाहिए, नाकाब करना चाहिए। और जो जनता के हितों की जैसे आवाज़ है न उठाने वाले प्रतिनिधि को वापस राइट टू रिकॉल मैं बता रहा था, वैसा ऑप्शन होना चाहिए, जो कि व्यवस्था नहीं है सांसद वगैरह एमएलए वगैरह के लिए। राइट टू रिकॉल की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई अगर कोई आवाज़ जनता का कार्य नहीं करता है, जनता की समस्याएं नहीं रखता है सदन में, तो उनको वापस बुलाया जा सके। अब यही कमियां हैं, इन्हीं के जैसे मैंने जो कमियां बताई हैं इनको दूर करने के उपाय यही हो जाएंगे कि भाई इनको धन की कमी को धन के प्रभाव को रोकना चाहिए, सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग नहीं करने देना चाहिए, मतदाताओं के जो पहचान पत्र वगैरह हैं उनके जाली जो वोट होते हैं उनको ख़त्म करना चाहिए, आपराधिक प्रवृत्तियों को राजनीतिक दलों द्वारा या तो उनको टिकट ही ना दी जाए, अगर राजनीतिक पार्टियां टिकट देती भी हैं तो आम जनता को फिर ये कह सकते हो कि जागृत होकर और ऐसे उम्मीदवार का चयन नहीं करना चाहिए जिनसे पहले ही आपराधिक केस वगैरह लगे हों। तो इस तरह की जो चुनावी शिकायतें हैं उनसे जल्द से जल्द समाधान किए जाने चाहिए। मान लीजिए अगर चुनाव में होने में 2-3 दिन बच रहे हैं और आचार संहिता का कोई उल्लंघन करता है, तब तक आप कंप्लेंट देते हो, तब तक वो चुनाव हो जाते हैं, उसको रोक नहीं लग पाती है और वो चुनाव जीत कर कह सकते हो कि अपने प्रतिनिधित्व हासिल कर लेता है। उसके बाद वो फिर सरकार को भी प्रभावित करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके की जो है वो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और इस आधार पर जो जो शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ सकते हैं तो वो मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो होता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर किसे कहा जाता है। कि जहाँ से शुरुआत हुई थी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की वो कौन सा देश है, वो स्विट्ज़रलैंड को कहा जाता है। और जो प्रतिनिधियों का चुनाव नामक पुस्तक जो लिखी गई है वो थॉमस हेयर ने लिखे हैं। ये एक दो बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे आप आज ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं, वो सुनील अरोड़ा हैं, ये भी बताया था 2021 तक रहेंगे। तो इस तरीके से इस लेसन के लगभग पॉइंट मैंने अपनी तरफ से 100% कवर करने की कोशिश की है। फिर भी कोई अगर पेंडिंग रह जाता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आपके दिमाग में कोई पॉइंट आता है तो वो डिस्कस कर सकते हो। और अभी इसको अपने इसके साथ साथ वीडियो देखने के साथ साथ अपने लेसन की रीडिंग भी करें, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो आपको रिटर्न वर्क दिया जाता है वो कंप्लीट करते रहें। बार बार बता रहा हूँ कि अब स्कूल आपके लगभग कह सकते हो कि 21 सितंबर के बाद खुल जाएंगे, और 21 सितंबर से भी अगर थोड़ा डिले हुआ तो लगभग मान के चलो आप 1 अक्टूबर से तो आपके ओपन हो ही जाएंगे। तो इस तरीके से अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, 3 महीने का आप मान के चलो, अक्टूबर आ जाएगा, नवंबर, दिसंबर, फरवरी, 5 महीने हैं। फिर ये होता है कि मौसम के अनुकूल पढ़ाई की जाती है, ना अधिक ठंड में कर सकते हो आप पढ़ाई, ना अधिक गर्मी में कर सकते हो। तो इस तरीके से आप पढ़ाई कंटिन्यू रखें, इसका आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। धन्यवाद।